सो हेलो एवरीवन, हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं 9th चैप्टर एंडोक्राइन सिस्टम। सो उसमें नेक्स्ट तरफ था हमारा थायराइड ग्लैंड। और थायराइड ग्लैंड की हम बात करते हैं अगर, तो ये ग्लैंड एक्चुअली एंटीरियर पार्ट ऑफ द नेक में लेरिंग्स एंड ट्रैकिया के C5 से लेकर T1 तक सिचुएशन होती है इसकी थायराइड ग्लैंड की, है ना। सर्वाइकल C5, थोरेसिक T1, इसके बीच में इसकी पोजिशनिंग होती है। शेप होता है इसका बटरफ्लाई के आकार का होता है। इसका जो वेट होता है 30 ग्राम का होता है एंड फाइब्रस कैप्सूल से ये कवर्ड रहती है, ठीक है। और ये जो एक्चुअली क्या फॉर्म्ड विद द टू पार्ट ऑफ व्हिच कॉल्ड इस्थमस, इस्थमस बोलते हैं। इन दो टिश्यूज से मिलकर बनती है ये, ठीक है। और इसी के लोअर पार्ट ऑफ द पोस्टेरली थायराइड ग्लैंड में दो पैराथायराइड ग्लैंड होती हैं, ठीक है। और क्या करती हैं, जो फॉर्म करती हैं एक तरीके से कोलॉइड प्रोटीन का निर्माण करती हैं और उसका कलेक्शन भी करती हैं, ठीक है। अब फॉलिकल पुटिका के मध्य या फिर पैराफॉलिकल के मध्य भी पैराफॉलिकुलर सेल्स या जिसको बोलते हैं सी सेल्स पाई जाती हैं, जो कैल्सिटोनिन हार्मोन का श्रावण करती हैं, ठीक है। और यह हार्मोन ब्लड में से कैल्शियम को अपनी बोन्स पर एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है, ठीक है, जिससे हड्डी हमारी मजबूत होती हैं। जो कैल्शिटोनिन होता है ये हार्मोन होता है जो मेन कैल्शियम के लिए होता है। और जो ब्लड टेस्ट वगैरह होता है तो इसी बेस पे होता है कि कितना हमारे ब्लड में कैल्शिटोनिन का हो रहा है फॉर्मेशन, जिसकी वजह से पता चलता है कि हमारे बोन्स हमारी मजबूत हैं या नहीं है। डायग्राम की बात करते हैं तो देख लीजिए, ये थायराइड कार्टिलेज हो जाती हैं, ये बटरफ्लाई की शेप की है ना, ठीक है। अब बात करें जो ये पार्ट है आपका, ये अंदर दिख रही है ये वाली, ये है आपके थायराइड ग्लैंड, ठीक है। तो ये हो गया आपकी राइट, ये हो गया आपकी लेफ़्ट, ठीक है। अब थोड़ा डायग्राम हालांकि आता नहीं है लेकिन थोड़ा सा जानना बहुत ज़रूरी है कि कहाँ पर पोजीशनिंग होती है। तो नेक का एंटीरियरली पार्ट होता है, ठीक है। और ये पूरी जो कवर्ड होती है फाइब्रस कैप्सूल से कवर्ड होती है, ठीक है। अब मेनली थायराइड ग्लैंड के द्वारा दो हार्मोन्स सीक्रेट किए जाते हैं, ठीक है, जिसको बोलते हैं थायरॉक्सिन T4 और ट्राई आइडोथायरोनिन जिसको बोलते हैं T3, ठीक है। और इसके फॉर्मेशन के लिए थायराइड ग्लैंड को नीड पड़ती है आयोडीन की। और आयोडीन कहाँ से, आयोडीन ये ब्लड में से प्राप्त करता है और जिस प्रोसेस को बोलते हैं आयोडीन ट्रैपिंग, है। अब थायराइड हार्मोन का भी सब्स्टिट्यूशन एक बड़े अणुवीय ग्रुप में किया जाता है जिन्हें थायरोग्लोबुलिन कहा जाता है, ठीक है। और ये T3 एंड T4 का जो सीक्वेंस होता है, श्रवण होता है, ये इंटीरियरी पिट्यूटरी ग्लैंड द्वारा सीक्रेट किया जाता है, ठीक है, जो होता है TSH। और TSH के द्वारा ही हमारे बॉडी में एक तरीके से थायराइड को मेजर किया जाता है। जब हम लोग टेस्ट करवाते हैं तो मोस्टली TSH हार्मोन्स का ही लेवल देखा जाता है कि आपका थायराइड ग्लैंड बढ़ी हुई है कि नहीं, ठीक है। और उसमें भी स्पेसिफिक जो अगर देखा जाता है तो T3 एंड T4 की ज़्यादा देखा जाता है, ठीक है। अब TSH हार्मोन के स्रवण को भी एक तरीके से हाइपोथैलेमस के द्वारा एक बूस्ट किया जाता है, और जिसमें कि थायराइड रिलीजिंग हार्मोन के द्वारा इसको एक तरीके से प्रेरित किया जाता है। और TRH हार्मोन जो कि क्या करता है कि एक्सरसाइज में, मेल न्यूट्रिशन और स्ट्रेस स्लीप और लो ग्लूकोज द्वारा भी प्रेरित किया जाता है। और जब ज़्यादा मात्रा में हमारा TSH का सिक्रेशन होता है और आयोडीन की जो एक तरीके से जो हमको चाहिए वो कम हो जाती है, तो हमारे थायराइड ग्लैंड का शेप बढ़ने लगता है, ठीक है, जिसको बोलते हैं गोइटर या बोलते हैं घेंघा रोग या कुछ इस तरीके से बीमारियां आती हैं, ठीक है। तो ये थायराइड ग्लैंड में इसके मेन काम क्या होते हैं, मेनली क्या करता है, ये उपापचयी या फिर जो हमारे हीट के फॉर्मेशन को बढ़ाता है। देन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट का एक तरीके से प्रॉपर तरीके से उनका उपापचय करता है। देन जो हमारा स्केलेटन और जो नर्वस सिस्टम है इसको हेल्दी बनाए रखने के लिए बहुत हेल्प करता है। अब बात करते हैं कैल्सिटोनिन की, जो कैल्शियम में हेल्प करता है।
कैल्सिटोनिन क्या है कि यह जो हार्मोन होता है पैराफॉलिकुलर और सी सेल्स द्वारा थायराइड ग्लैंड से सीक्रेट होकर जो हार्मोन है ये ब्लड कैल्शियम से होते हुए तथा आपका किडनी पर एक तरीके से करेक्शन होता है और जो ब्लड कैल्शियम के स्तर को घटाता है कैल्सिटोनिन, ठीक है। और यह हार्मोन बोन तथा रिनल नलिकाओं में से कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को घटा देता है ताकि वहाँ पर पथरी ना बने, स्टोन्स ना बने, है ना। और यह हार्मोन पैराथायरॉयड से स्रावित होकर उसी पैराथायरॉयड के विपरीत कार्य करता है जो कि रक्त में कैल्शियम के स्तर को बढ़ाता है, ठीक है। मतलब अब समझ सकते हैं कि थायराइड के जस्ट लोअर पार्ट ऑफ द पोस्टेरियरली थायराइड ग्लैंड के पास में होती है ना दो पैराथायरॉयड ग्लैंड, और दोनों पैराथायरॉयड ग्लैंड, ठीक है, ये इसके अपोजिट काम करता है, ठीक है। जो कि इसका काम होता है कि एक तरीके से कैल्शियम को हटाना, और इसके एक का जो थायराइड में से निकलती है कैल्सिटोनिन, इसका काम होता है कि कैल्शियम के स्तर को बढ़ाना, ठीक है। अब पैराथायरॉयड ग्लैंड की बात करते हैं। 4 होती है मेनली, जिनमें कि 2 थायराइड ग्लैंड के प्रत्येक भाग की पोस्टेरियरली लेयर पर स्थित होती हैं, ठीक है। और ये भी एक टिश्यू बहुत फाइन तरीके के जो टिश्यूज होते हैं उनका जो कैप्सूल बनता है उनसे उससे कवर्ड होती हैं, और इसका जो शेप होता है वो स्फेरिकल शेप होता है, ठीक है। देन इसका जो फंक्शंस देखेंगे तो इस ग्लैंड्स के द्वारा जो पैराथायरॉयड हार्मोन सीक्रेट किया जाता है जो कि रक्त में कैल्शियम के स्तर को बनाए रखता है, ठीक है। और यह अस्थियों में से कैल्शियम रक्त में लाता है तथा हमारे ईसोफेगस व जो हमारी किडनी के जो आर्टरीज और वेन्स हैं उनमें कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है, ठीक है। समझ में आ गया ना। इस ग्लैंड के द्वारा पैराथायरॉयड हार्मोन सीक्रेट किया जाता है जो कि हमारे ये पैराथायरॉयड की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, जो कि एक ब्लड में कैल्शियम के स्तर को बनाए रखने में हेल्प करता है तथा अस्थियों में से कैल्शियम रक्त में से अस्थियों से कैल्शियम रक्त में लाता है, और आहार नल तथा वृक्क जो हमारी किडनी की नलिका है ना उनमें से कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है, ठीक है। और यह बोन्स में जो उपस्थित ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स को भी प्रेरित करता है। देखिए अब देखते हैं पैराथायरॉयड ग्लैंड कैसी होती है। ये रही हमारी, एक ये रही, एक ये रही और एक ये रही, एक ये रही, दोनों साइड में डबल डबल होती हैं, ठीक है। ये है पैराथायरॉयड ग्लैंड। ऊपर लैरिंग्स हो गया है, ठीक है, और इसको बोलते हैं एडम सेपल्स या इसको थायराइड कार्टिलेज होती है यहाँ पे, ठीक है। और ये हमारी मेन थायराइड ग्लैंड हो गई है बटरफ्लाई शेप की, ठीक है। इन्हीं के थोड़ा सा ये पोस्टेरियर साइड में सिचुएटेड होती हैं दो पैराथायरॉयड ग्लैंड, ठीक है। नीचे आ गया ट्रैकिया और कैरोटिड आर्टरीज ये जा रही है नीचे, ठीक। अब बात करते हैं एड्रिनल ग्लैंड की। ये भी हमारी इनकी देखे जाए तो 2 होती हैं, ठीक है, जो कि क्या करती हैं किडनी के ऊपर साइड में स्थित होती हैं, जो कि किडनी के जो नेट होता है, किडनी की एक जाली होती है उसके द्वारा एक कवर्ड होती है, और इसका भी जो वेट होता है अराउंड 12 ग्राम होता है तथा लंबाई 4 सेंटीमीटर तथा मोटाई 3 सेंटीमीटर होती है, ठीक है। देखें डायग्राम में, ये हमारी किडनी हो गई है, किडनी के ऊपर ये होती है एड्रिनल ग्लैंड, ये, ठीक है। तो राइट और लेफ्ट 2 हो गई एड्रिनल ग्लैंड। अब यह जो ग्लैंड्स होती हैं 2 भागों से मिलकर बनी होती हैं, ठीक है। जो आउटर पार्ट होता है वो उसको कॉर्टेक्स बोलते हैं, और जो इंटरनल पार्ट्स होता है उसको मेडुला बोलते हैं, और ठीक है। और एक दूसरे से ये एक तरीके से स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल रूप से अलग अलग होते हैं, ठीक है। जो एड्रिनल कॉर्टेक्स होता है यह पार्ट जीवन के लिए बड़ा आवश्यक होता है, जबकि मेडुला का कोई ज़्यादा खास इम्पोर्टेंट रोल नहीं होता है, ठीक है। अब ऊपर वाले पार्ट की मतलब हम लोग क्या नाम है एड्रिनल कॉर्टेक्स की बात करते हैं, जो बाहरी पार्ट है, ठीक है। तो यह जो पार्ट होता है वो कोलेस्ट्रॉल के द्वारा स्टेरॉयड समूह के 3 हार्मोन का निर्माण करता है, जो कि सम्मिलित रूप से एड्रिनोकॉर्टिकॉइड्स तथा कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स कहलाते हैं, ठीक है। जिसमें से पहला ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, तीसरा है
मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, और थर्ड है सेक्स हार्मोन जिसको बोलते हैं गोनेडोकॉर्टिकॉइड्स। ठीक, अब फर्स्ट हम हार्मोन्स की बात करते हैं जिसको बोलते हैं ग्लूकोकार्टिकॉइड्स। ठीक है, अब ग्लूकोकार्टिकॉइड्स में क्या है कि ये एक तरीके से कॉर्टिसोल होता है। ठीक है, और ये हाइड्रोकॉर्टिसोन या फिर कॉर्टिसोन, यह जीवन के लिए भी आवश्यक हार्मोन होता है जो कि उपापचय नियमन तथा तनाव के समय प्रतिक्रिया में हेल्प करता है। इसका प्रेरण भी जो है ना एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड द्वारा सीक्रेशन है और ACTH हार्मोन्स द्वारा तनावपूर्ण स्थिति में किया जाता है। ठीक है, एंटीरियर कॉर्टिकोथायरॉइड, कुछ ऐसे इसका नाम बोल रहा हूँ मैं। ACTH पिछले मैंने बताया था, ACTH का होता है, दिमाग को लगा गया, हाँ, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। ठीक है, ACTH। अब इसका जो फंक्शंस होता है, एक तो होता है ग्लूकोजेनेसिस। ठीक है, जो उपापचय द्वारा क्रिया द्वारा नई जो ग्लूकोज बनती है उसका फॉर्मेशन, निर्माण करना, ये काम होता है ग्लूकोजेनेसिस। देन लाइपोलिसिस, जिसमें कि फैट का अपघटन, ब्रेक डाउन होता है। ठीक है, देन हो गया है ट्राइग्लिसराइड्स, ये जो फैटी एसिड होता है उसको एक तरीके से ब्रेक डाउन करके एनर्जी को बनाना होता है। देन प्रोटीन अपघटन को बढ़ाकर एक मतलब इसको ब्रेक डाउन करके नए अमीनो एसिड का फॉर्मेशन तथा जो नए प्रोटीन तथा ऊर्जा उत्पादन में सहायक करते हैं। ठीक है, ये फोर्थ हो गया। देन फिफ्थ हो गया है कि हमारे मतलब वाटर में सोडियम तथा जो नालियाँ हैं किसकी, किडनी की, ठीक है, उनमें से अवशोषण करना। ठीक है, पानी तथा सोडियम का एब्जॉर्प्शन करना, ये काम होता है हमेशा इसका ग्लूकोकार्टिकॉइड्स का। ठीक है, अब पैथोलॉजिकल एंड फार्माकोलॉजिकल क्वालिटीज़ ऑफ ग्लूकोकार्टिकॉइड्स की देखें तो एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शन करता है, हमारे जो प्रतिरक्षा तंत्र को सप्रेस करना होता है तथा इसके जो उत्तक जो टिश्यूज होते हैं वो क्षति के समय प्रतिक्रिया को दबा दे रहे हैं। ठीक है, और ये घाव को भरने में देरी करते हैं। ठीक है, ग्लूकोकार्टिकॉइड्स, ये इनका काम होता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, या बोलते हैं इसको एल्डोस्टेरॉन। ठीक है, यह मुख्यतः पानी और जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस बनाए रखने में हेल्प करता है तथा जो हमारी किडनी की नालियाँ होती हैं या आर्टरीज और वेन्स होती हैं या जहाँ में से यूरिन पास आउट होता है, ठीक है, उनमें से ये क्या करता है, उसके अवशोषण को बढ़ाता है तथा पोटेशियम के सीक्रेशन को प्रेरित करता है। ठीक है, और जो सोडियम शरीर में जल संरक्षण कर रक्त आयतन तथा रक्त दाब को बनाए रखने में हेल्प करता है। शरीर में जो पोटेशियम की अधिक मात्रा एल्डोस्टेरॉन के ही कारण होती है। ठीक है, अब इसमें रेनिन और एंजियोटेंसिन और एल्डोस्टेरॉन सिस्टम, जब किडनी में ब्लड फ्लो तथा सोडियम आयंस के जो स्तर है उसको घटता है जब वो, तब किडनी द्वारा रेनिन एंजाइम का सिक्रेशन होता है। ठीक है, और रेनिन क्या करता है, ये लीवर द्वारा निर्मित प्लाज्मा प्रोटीन एंजियोटेंसिनोजिन को एंजियोटेंसिन में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, प्लाज्मा प्रोटीन क्या करता है, जो एंजियोटेंसिनोजिन है इसको एंजियोटेंसिन फर्स्ट में कन्वर्ट करता है, और एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम फेफड़ों तथा हमारी किडनी की जो आसपास की जो नालियाँ हैं जिसमें से सीक्रेशन पास आउट होते हैं, ठीक है, उसमें से एक आपका ACE एंजियोटेंसिन फर्स्ट को एंजियोटेंसिन सेकेंड में कन्वर्ट करता है और एल्डोस्टेरॉन के सीक्रेशन को बढ़ाकर ब्लड की जो वेसल्स होती हैं उसमें से एक तरीके से कॉन्ट्रैक्शन उत्पन्न करता है, जिसके फलस्वरूप हमारा ब्लड का जो प्रेशर है उसका नियमन हो जाता है। ठीक, अब बात करते हैं कि गोनेडोकॉर्टिकॉइड्स, थर्ड जो हार्मोन्स है, ठीक है, जिसको सेक्स हार्मोन बोलते हैं, तो इसके द्वारा मुख्यतः सेक्स हार्मोन का फॉर्मेशन किया जाता है, जो कि बहुत कम मात्रा में स्रावित होते हैं, जो मेल तथा फीमेल में जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं उनको अफेक्ट करते हैं, और जो एड्रिनल कॉर्टेक्स को एक तरीके से क्षतिग्रस्त होने के कारण एडिशन डिजीज होती है। ठीक है, जिससे हमारी जो स्किन है ना उसकी
अति वर्णकता या फिर जिसको बोलते हैं हाइपर पिगमेंटेशन हो जाती है। ठीक है, अब बात कर रहे हैं हम कि एड्रिनल मेडुला। ठीक है, अभी कॉर्टेक्स की बात कर रहे थे, अब बात कर रहे हैं जो इंटरनल पार्ट होता है। ठीक है, तो ये जो हमारा पार्ट होता है ये पूर्णतया एड्रिनल कॉर्टेक्स के द्वारा कवर्ड होता है, जो कि भ्रूणीय अवस्था में, ठीक है, तंत्रिका ऊतक को, नर्व्स टिश्यूज को विभाजन के कारण बनता है। ठीक है, ये जब नर्व टिश्यूज होते हैं उनके जब विभाजन होता है उनके कारण बनता है। और यह जो पार्ट होता है ये बहुत ज़्यादा अत्यधिक संवेदी तंत्र के संचरण के कारण इसमें एपिनेफ्रिन और एड्रेनलिन, ठीक है, नॉर एपिनेफ्रिन, ये नॉर एड्रेनलिन हार्मोन्स उत्पन्न होते हैं। ठीक है, अब एड्रेनलिन और नॉन एड्रेनलिन हार्मोन्स क्या होते हैं? तो एड्रेनलिन हार्मोन्स अधिक मात्रा व नॉन एड्रेनलिन हार्मोन्स कम मात्रा में सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के द्वारा सीक्रेट किए जाते हैं, जो प्री गैंग्लियोनिक और पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, जो भय तनाव के समय संवेदी एक तरीके से संवेदी तंत्रिका तंत्र को उत्तेजित करते हैं। ठीक है, जिससे भागो या लड़ो के लिए प्रेरित करता है, जिसके दौरान निम्न शरीर की जो हमारी घटना है उत्पन्न होती है, जैसे कि हार्ट बीट को बढ़ना, ठीक है, ब्लड प्रेशर का बढ़ना, और कुछ ऐसे ऑर्गन्स हैं जिनकी तरफ ब्लड का फॉर्मेशन बढ़ता है। जस्ट एग्जांपल लाइक दैट, आपका ब्रेन्स और हार्ट में, जबकि अनावश्यक अंगों की तरफ घटना, जैसे कि स्किन में, ठीक है, उपापचय क्रिया को बढ़ाना, आँखों की पुतलियों को फैलना, ये सब इनके काम होते हैं। जब आप फार्माकोलॉजी पढ़ते हैं तो फार्माकोलॉजी में इन हार्मोन्स का जिक्र होता है, और आपका एड्रेनलिन, नॉन एड्रेनलिन, इनका सबका आगे बार बताया जाता है उसमें। ठीक है, अब जो एड्रेनलिन हार्मोन है वो मुख्यतः ब्रेन, आपका हार्ट, ठीक है, उसमें भी मांसपेशियाँ व उपापचय क्रिया को अपना प्रभाव दिखाता है, जबकि नॉन एड्रेनलिन जो ब्लड वेसल्स होती हैं, ब्लड वाहिनियाँ होती हैं, उनको फैलाकर रक्त संचरण को बढ़ाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा पेनक्रियाटिक आइसलेट। ठीक है, तो यह जो ग्लैंड्स होती है लैंगरहैंस दीपिकाओं द्वारा निर्मित होती है, जो समूह के रूप में असमान रूप से पेनक्रियाज में पाए जाते हैं। और यह जो ग्लैंड्स होती है बहिर्स्रावी रूप से अग्नाशय रस, मतलब कि पेनक्रियाटिक जूस का सिक्रेशन करती है, जबकि अंतःस्रावी मतलब इंडोक्राइन ग्लैंड के रूप में ग्लूकागोन, इंसुलिन और सोमेटोस्टेटिन हार्मोन का सिक्रेशन होता है। ठीक है, और यह हार्मोन ग्लैंड्स के द्वारा सीधा जो हमारा ब्लड का सर्कुलेशन है उसमें डाला जाता है। ठीक है, उस हार्मोन्स को। ठीक है, अब ये एक्चुअली आता भी है कि आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस, ठीक है, या पेनक्रियाटिक आइसलेट। ठीक है, इसमें क्या है, तो ग्रुप ऑफ सेल्स अराउंड ब्लड वेसल्स। ठीक है, ग्रुप ऑफ सेल्स है ब्लड वेसल्स के अराउंड होती हैं, जिसमें कि 3 टाइप के हार्मोन्स कौन कौन से, अल्फ़ा, बीटा और डेल्टा। अल्फ़ा क्या करता है, सीक्रेट करता है ग्लूकागोन को, बीटा सीक्रेट करता है आपका इंसुलिन को, और डेल्टा है वो सोमेटोस्टेटिन, जो कि हेल्प विद द कार्ब्स मेटाबॉलिज्म, इनहिबिट्स अदर 2 हार्मोन्स। ठीक है, अब अगर डिटेल्ड में स्ट्रक्चर देख लीजिएगा कि क्या है, गॉल ब्लैडर हो गया हमारा, ये एरिया हो गया, ये हो गया हमारा पेनक्रियाज। ठीक है, अब पेनक्रियाज में भी ये पेनक्रियाज डक्ट आ जाती है यहाँ पे, ठीक है, जो कि सीधा स्मॉल इंटेस्टाइन में खुलती है। ठीक है, अब जो हमारा पेनक्रियाज का स्ट्रक्चर ये दिखाया गया है जूम करके, ठीक है, जिसमें कि डाइजेस्टिव एंजाइम सीक्रेटिंग सेल्स होती हैं, ठीक है, कैपिलरीज हो गई हैं, हार्मोन सीक्रेटिंग आइसलेट सेल्स हो गई हैं, देन पेनक्रियाटिक आइसलेट जो आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस बोलते हैं। ठीक, अब इसमें मुख्य तरीके से 3 सेल्स पाई जाती है जो मैंने बताए थे, जो कि अल्फ़ा सेल्स होती हैं, बीटा सेल्स और डेल्टा सेल्स। अल्फ़ा सेल्स करते हैं ग्लूकागोन को, हार्मोन्स को सीक्रेट करती हैं, और बीटा सेल्स इंसुलिन हार्मोन को सीक्रेट करती हैं, और डेल्टा सेल्स हमारी सोमेटोस्टेटिन को सीक्रेट करती हैं। बात करते हैं जो ग्लूकागोन होता है, तो इस हार्मोन के द्वारा जो हमारे ग्लूकोज की लेवल होती है ब्लड में, उसमें वृद्धि की जाती है। ठीक है, तो ग्लूकागोन का काम होता है। ठीक है, और हमारे लीवर तथा जो हमारी मसल्स में उपस्थित कुछ ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करना होता है, जिसको बोलते हैं ग्लाइकोजेनोलाइसिस। ठीक है,
अब ग्लूकोजेनेसिस में एक तरीके से उपापचय द्वारा क्रिया द्वारा नई शुगर का, नई ग्लूकोज का निर्माण करना, इसको बोलते हैं ग्लूकोजेनेसिस। ठीक है। और ग्लाइकोजेनोलाइसिस, जिसमें क्या होता है कि ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करना होता है। ठीक है, दैट कॉल ग्लाइकोजेनोलाइसिस। देन इंसुलिन की बात करते हैं तो ये हार्मोन होता है लगभग करीब 50 एमिनो एसिड्स का एक तरीके से ग्रुप होता है। ठीक है, जिसका मेन कारण होता है कि ब्लड में से उपस्थित कुछ ऐसे न्यूट्रिशनल सब्सटेंस जो उपस्थित पोषक तत्व हैं विशेषतः, जिसमें से हो गया आपका ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, फैटी एसिड्स के बढ़े हुए स्तर को घटाना, इसमें ये इंसुलिन का काम होता है। ठीक है। अब फंक्शन इनके क्या क्या होते हैं, फंक्शन की बात करें तो जो हमारी सेल्स की वॉल होती हैं उनका कार्य, उन पर जो कार्य करके जो मसल्स होती हैं, कुछ ऐसे टिश्यूज होते हैं जो ग्लूकोज के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाते हैं। ठीक है। प्लस लीवर तथा जो हमारा स्केलेटन मसल्स हैं, ठीक है, उनमें से भी ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में परिवर्तित कर रक्त में ग्लूकोज के स्तर को घटाना होता है। देन जो हमारी सेल्स में प्रोटीन संश्लेषण होता है तथा अमीनो एसिड के उपयोग को बढ़ाकर, और फोर्थ हो गया हमारा फैटी एसिड के संश्लेषण को बढ़ाना है तथा एडिपोज टिश्यू फैट के स्टोरेज को बढ़ाता है, जिसको लाइपोजेनेसिस कहते हैं, जो फैट से भी एक तरीके से फैटी एसिड से भी एनर्जी को कन्वर्ट करना होता है। ठीक है। अब ग्लाइकोजेनोलाइसिस की दर को, रेट को भी कम करना होता है, प्रोटीन व फैट के अपघटन को कम करके, जिसको बोलते हैं ग्लूकोजेनेसिस। ठीक है, ग्लूकोनियोजेनेसिस। ओके। अब है नेक्स्ट जो हमारा है सोमेटोस्टेशन, जिसको बोलते हैं GHRIH, और ये हार्मोन हाइपोथैलेमस द्वारा भी सीक्रेट किया जाता है, जो इंसुलिन, ग्लूकोजन और ग्रोथ हार्मोन के सीक्रेशन को रोकता है। ठीक। अब बात करते हैं पीनियल ग्लैंड की। तो यह एक छोटी सी संरचना होती है जो कि थर्ड वेंट्रिकल्स की ऊपरी सतह से जुड़ी होती है, जो हाइपोथैलेमस पर आकर समाप्त हो जाती है। जब हम इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पढ़ रहे थे तो वहीं पे था ना ऊपर पीनियल ग्लैंड, तो वही पीनियल ग्लैंड है। और यह ग्लैंड अराउंड 10 मिलीमीटर लंबी, लाल भूरे रंग की होती है, जो कि एक कैप्सूल्स द्वारा चारों ओर से घिरी होती है। ठीक है। अब मेलाटोनिन की बात करते हैं तो ये हार्मोन पीनियल ग्लैंड द्वारा सीक्रेट किया जाता है, जिसका नियमन दिन के प्रकाश द्वारा किया जाता है। ठीक है, जिसका संश्लेषण सर्वाधिक मध्य रात्रि व सबसे कम दिन में किया जाता है। ठीक। इसका फंक्शंस क्या होता है कि यह जो ग्लैंड होती है किशोरावस्था के पूर्व लैंगिक पार्ट्स जो होते हैं, हमारे रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं, उनके भाग में वृद्धि व विकास को रोकना होता है। ठीक है। सर्कुलेशन और आपको डायोरेनल रिदम के मध्य जो एक तरीके से एक बैलेंस करना होता है, वो इसका काम होता है। और ये जो ग्लैंड्स होती है किशोरावस्था के बाद कैल्सीफाइड होकर छोटी हो जाती है। ये आपकी रही, यहाँ पे होती है पीनियल ग्लैंड। ठीक। ओके। नेक्स्ट है हमारा थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड ये भी जो मीडियस्टर्नम देखा है, स्टर्नम जो होता है तो मिड पार्ट होता है, इसके ऊपरी तथा स्टर्नम के पृष्ठ भाग में नेक की जड़ पर स्थित ग्रंथि होती है, जिसका भार करीब वेट होता है 10 to 15 ग्राम बर्थ के समय, तथा बाद में ये जीवन भर बढ़ता रहता है। और यह ग्रंथि एरियोलर टिश्यू के 2 पार्ट से मिलकर बनती है। ठीक है, जो रेशेदार कैप्सूल से ढकी होती, कवर्ड होती है, और यह एक तरीके से खंड उपखंड में विभाजित होते हैं, जो लिम्फोसाइट तथा एपिथेलियल टिश्यूज की असंख्य नियमित संरचना से मिलकर बना होता है। देखिए, ये हमारी हो गई थायराइड ग्लैंड, हो गया ट्रैकिया। ठीक है। अब इसके बीच में यहाँ पे अगर देखा जाए ऊपर से स्टर्नम आ जाएगा, तो स्टर्नम के नीचे देखा जाए तो ये होती है स्थमस। स्थमस में भी राइट और लेफ्ट। ठीक है। अब इसमें सेप्टो और लोब्यूल्स होते हैं, अगर इसमें डिटेल में आएगा तो पढ़ेंगे। ओके। इसके फंक्शन देखते हैं। जो फंक्शन होते हैं टी लिम्फोसाइट्स का फॉर्मेशन करना, जो कि विशेष एंटीजन के लिए अपनी प्रतिक्रिया प्रदर्शित करते हैं, और
थाइमोसिन जो होता है ये हार्मोन्स थाइमस ग्लैंड्स के द्वारा या थाइमस के द्वारा सीक्रेट किया जाता है, जो कि टी लिम्फोसाइट्स के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। ठीक है, अब इसमें जो लोकल हार्मोन्स हैं, लोकल हार्मोन्स में हिस्टामिन हो गया है, हिस्टामिन एंड सेरोटोनिन। तो हिस्टामिन क्या करता है, ये हार्मोन्स टिश्यू में उपस्थित जो मास्ट सेल्स होती हैं उनके द्वारा सीक्रेट किया जाता है, जो कि ब्लड में प्रेजेंट जो होती हैं बेसोफिल्स की तरह काम करती हैं। और ये हार्मोन इन्फ्लामेटरी प्रोसेस में वेसल्स के एक तरीके से पारगम्यता में वृद्धि तथा वाहिनियों के प्रसारण के मध्य स्रावित होता है। यह हार्मोन ब्रोंकाई की चिकनी जो मसल्स होती हैं तथा इसोफेगस में उत्प्रेरण देता है, जिससे गैस्ट्रिक जूस का सीक्रेशन होता है। अब सेरोटोनिन जिसको बोलते हैं 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामिन, ठीक है, तो यह ब्रेन तथा इसोफेगस में उपस्थित प्लेटलेट्स द्वारा सीक्रेट होता है। और यह हमारा इसोफेगस सीक्रेशन तथा जो बिल्कुल चिकनी स्मूथ मसल्स होती हैं उनके कॉन्ट्रैक्शन व रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है। प्रोस्टेटा जिसको बोलते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन्स, या एक तरीके से ये होता है मेनली जिसका काम क्या होता है, ये भी इसमें भी फैटी टिश्यूज पाए जाते हैं, लेकिन मेनली क्या है इनकी इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्सेज, फीवर, ठीक है, ब्लड प्रेशर का, रक्त का थक्का बनाने में, ठीक है, और मेनली जो गर्भाशय होता है उसके कॉन्ट्रैक्शन में प्रसव के समय, और जो साइकिल मेंस्ट्रुएशन साइकिल चलती है उस वक्त भी एक तरीके से जो ब्लीडिंग होती है उसकी जो वॉल होती है उसको तोड़ने में इसका हेल्प होता है। ठीक है, अब गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल हार्मोन्स जिसमें कि गैस्ट्रिन सीक्रेशंस एंड कोलियोसिस्टोकाइनिन, ठीक है, सीसीके, ठीक है, जो कि पाचन रस को या डाइजेस्टिव जूस को सीक्रेशन को बनाने में हेल्प करते हैं। अब बात करते हैं गोनेड्स या गोनेडोट्रोपिन्स, जो कि जनन ग्रंथियाँ होती हैं, ठीक है, वो नर व मादा दोनों में एक तरीके से प्राथमिक जनन अंगों द्वारा लैंगिक हार्मोन का स्रावन किया जाता है, जो कि युग्मकों के बनने तथा विकास में सहायता प्रदान करते हैं। और यह हार्मोन संभोग तथा भ्रूणी विकास के दौरान शारीरिक परिवर्तन में हेल्प करते हैं, जिससे जो हमारे मतलब बच्चे का भ्रूण का विकास होता है वो क्रमबद्ध तरीके से होता रहता है। ठीक है, इसी से ही प्रेगनेंसी टेस्ट होता है गोनेडोट्रैप से। ठीक है, अब जो एक तरीके से फीमेल में जो लैंगिक हार्मोन्स है वो एस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरोन है। तो एस्ट्रोजन की बात करते हैं तो यह हमारे मतलब फीमेल्स की शरीर में कोशिका विभाजन में तथा अंगों के आकार में वृद्धि करता है। अब प्रोजेस्टेरोन क्या करता है, यह जो हमारे सेल्स के आकार में वृद्धि कर अंगों के आकार में वृद्धि करती है। और ये हार्मोन स्त्रियों में द्वितीय लैंगिक लक्षणों का विकास करने में सहायक होते हैं, जैसे कि अंगों पर वसा का जमाव, आवाज़ का पतली होना, मांसपेशियों में कोमलता, मासिक चक्र आना, इन सब का काम होता है प्रोजेस्टेरॉन का। ठीक है, एक ओवरी का डायग्राम है, देख लीजिएगा, वैसे इजी होता बनाना। ठीक है, ये ओवरीज हो गई हैं, यूट्रस हो गया है, फॉलोपियन ट्यूब हो गई है, ठीक है, सर्विक्स हो गई है, ठीक है, राउंड लिगामेंट से जिनसे ये जुड़ी रहती हैं ओवरीज। ठीक है, उसके बाद ये वेजाइना हो गया है। अब बात करते हैं नर लैंगिक हार्मोन टेस्टोस्टेरोन की, जो कि मेल में पाया जाता है, जो पुरुष के अंदर द्वितीय लैंगिक लक्षणों का विकास करने में हेल्प करता है, जैसे कि दाढ़ी, मूंछ का आना, आवाज़ का भारी होना और मसल्स में मजबूती, बोन्स की लंबाई में वृद्धि तथा हार्मोन्स का सीक्रेशन में जो टेस्टिस होता है उसमें भी लीडिंग सेल्स द्वारा किया जाता है। ठीक है, ये देखिए टेस्टिस का भी अगर डायग्राम देखा जाए तो वास्ट डिफरेंस। ठीक है, एपिडिडाइमिस, ठीक है, देन ये टेस्टिस और देन ये नीचे क्लियर होती है स्कोटल स्किन। ओके, अब एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स क्या होते हैं, डिसऑर्डर्स ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, हाइपर सीक्रेशन ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन्स, जिसमें कि गिगेंटिज्म एंड एक्रोमेगैली हो जाती है, पढ़ चुके हैं हम लोग। हाइपोथैलेमस द्वारा अत्यधिक मात्रा में GHRH, ठीक है, सीक्रेट हार्मोन का सीक्रेशन या उत्पादन, या एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में ट्यूमर फॉर्मेशन निर्माण से भी जो वृद्धि हार्मोन में अधिक निर्माण के कारण गिगेंटिज्म या एक्रोमेगैली नामक रोग अवस्था उत्पन्न होती है, जिसके लक्षण निम्न प्रकार होती हैं। बोन्स की लंबाई में अत्यधिक वृद्धि हो जाती है, शरीर में आंतरिक अंगों में आकार में वृद्धि होती है, कुछ संयोजी जो टिश्यूज होते हैं उनकी मात्रा में अत्यधिक
वृद्धि और हमारे हृदय के आकार व रक्तदाब में वृद्धि, ग्लूकोज अवशोषण क्षमता में कमी व मधुमेह के रोग की संभावना में वृद्धि। इस रोग में व्यक्ति दैत्याकार या विशाल आकार का दिखाई देता है। अब हाइपोसेक्रेशन ऑफ इंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन्स, जिसमें कि इंटीरियर पिट्यूटरी में जो इन्फेक्शंस होते हैं, असामान्य वृद्धि हो जाती है। विकेंडो या आपको साइटोटॉक्सिक्स ड्रग्स के कारण हार्मोन्स का सीक्रेशन कम हो जाता है, जिसके कारण निम्न रोग अवस्थाएं उत्पन्न होती हैं, जैसे कि इश्केमिक नेक्रोसिस, पिट्यूटरी डॉर्फिज्म, ठीक है, फ्रॉलिच सिंड्रोम। इस अवस्था में जो हमारा ना LH, FSH और LH हार्मोन्स की कमी के कारण शरीर की वृद्धि में कमी, लैंगिक विकास में कमी, मोटापा व मानसिक विकास की वृद्धि अवरुद्ध हो जाती है। ठीक है। देन डिसऑर्डर ऑफ पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, समझ आएगा ना। अगर ये प्रॉब्लम हो रही है, इट मीन्स इस्केमिक नेक्रोसिस, पिट्यूटरी डॉर्फिज्म, ठीक है, या फ्रॉलिच सिंड्रोम। इसमें मीन्स क्या है, आपका जो हमारा इंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन्स है ना, उनमें कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस होता है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम होती है। ठीक है। अब डिसऑर्डर ऑफ द पोस्टीरियर पिट्यूटरी में, पोस्टीरियर पिट्यूटरी में क्या है कि जो इसके द्वारा ADH हार्मोन का सीक्रेशन किया जाता है। मुख्यतः पोस्टीरियर पिट्यूटरी की रोग की अवस्था में ADH हार्मोन का उत्पादन कम हो जाता है, जिसमें जो हमारा किडनी है, किडनी के द्वारा जो वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होता है वो नहीं हो पाता है। ठीक है। और इस अवस्था में जो यूरिन का उत्पादन प्रतिदिन 10 लीटर से भी ज़्यादा होता है, और यह रोग अवस्था में डायबिटिक इंसिपिडस कहलाता है। ठीक है, ADH हार्मोन के न होने की वजह से। तो ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड का डिसऑर्डर है। अब जो थायराइड ग्लैंड है, इसके डिसऑर्डर में क्या क्या हो सकता है। थायराइड ग्लैंड के डिसऑर्डर में हाइपरथायराइडिज्म, ठीक है, जिसमें कि T3, T4 हार्मोन के उत्पादन के फलस्वरूप इसके कारण बहुत सारी अवस्थाएं उत्पन्न होती हैं, जिसमें क्या होता है कि इंसान कभी कभी मोटा होता चला जाता है, कभी कभी बहुत पतला होता जाता है। ठीक है। तो ग्रेव्स डिसीज होती है, जिसको कि एक्सोपथैल्मिक गॉइटर कहा जाता है। यह रोग मुख्यतः 30 से 50 वर्ष की आयु में उत्पन्न होता है, और यह एक विशेष अंग स्वप्रतिरक्षा अवस्था ऑर्गन स्पेसिफिक ऑटोइम्यून कंडीशन द्वारा उत्पन्न होती है। इससे उत्पन्न एंटीबॉडीज TSH हार्मोन्स की नकल, ठीक है, मिमिक एक्शन द्वारा T3 व T4 हार्मोन्स को सीक्रेशन को बढ़ा देती है। ठीक है। अब एक्सोपथोलमस, जिसको बोलते हैं प्रोट्रूजन ऑफ द आईबॉल, यह अवस्था में नेत्र के पीछे फैट तथा कुछ टिश्यूज के जमा होने के पर उत्पन्न होती है, और इस अवस्था में पलकों द्वारा नेत्र को सोते समय पूर्णतः नहीं ढका जा सकता। ठीक है। इससे धीरे धीरे कंजक्टिवा, सूखर नेत्र मतलब आई इन्फेक्शन की अवस्था को बढ़ा देती है। ठीक है। तो जिन लोगों की ऐसे नहीं पूरी तरीके से आई बंद हो पाती है, उन पे होता है कि ये एक्सोपथैल्मस या प्रोट्रूजन ऑफ द आईबॉल कहा जाता है, जिसमें कि फैट आ जाता है और कुछ टिश्यूज होते हैं वहाँ डिपॉजिट हो जाते हैं। ठीक है। जिसमें से थोड़ा सा इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ते हैं। अब हाइपरथायरॉयडिज्म जो होता है, हाइपोथायरॉयडिज्म, जिसमें कि T3 व T4 के हार्मोन्स के सीक्रेशन होता है, वो उसमें निम्न अवस्थाएं उत्पन्न होती हैं, जिसमें कि क्रेटिनिज्म इन चिल्ड्रेन। ठीक है। इसमें कि आयोडीन की कमी से होने वाला रोग, जिसके कारण T3 व T4 हार्मोन पर्याप्त मात्रा में सीक्रेट नहीं हो पाते हैं, जिससे बाल्यावस्था के दौरान व्यक्ति का मानसिक व शारीरिक विकास रुक जाता है। ठीक है। ये हाइपोथायरॉयडिज्म बोलते हैं। ठीक है। देन मायोक्सोडर्मा, जिसमें क्या होता है T3 T4 की कमी से उपापचय दर कमी होती है, जिससे चेहरे पर पॉलीसैकेराइड्स सब्सटेंसेस का जमा हो जाता है। देन आता है हमारा इसी में ऑटो इम्यून थायरॉयडाइटिस, ठीक है, जिसको बोलते हैं हैशिमोटोज डिजीज़, जिसमें कि ऑटो एंटीबॉडीज़ थायरोग्लोबिन व थायराइड सेल्स के द्वारा प्रतिक्रिया कर थायराइड हार्मोन्स का सेंसेशन कम करना होता है। सिंपल गॉइटर की बात करते हैं तो इस अवस्था में आयोडीन की कमी के कारण घेंघा रोग, या जिसको जिसमें क्या होता है, इसमें जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी या एंटी थायराइड ड्रग्स का अत्यधिक प्रयोग करने पर थायराइड ग्लैंड के आकार में वृद्धि हो जाती है, जिसे गलगंड रोग भी कहते हैं। ठीक है। अब डिसऑर्डर ऑफ द पैराथायरॉयड ग्लैंड्स, ठीक है, हाइपर पैराथायरॉयडिज्म। देन इसमें क्या है कि पैराथायरॉयड हार्मोन्स के अत्यधिक सीक्रेशन के कारण
जो बोन्स में कैल्शियम का जो एक तरीके से एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है, वो वापस से ब्लड में कैल्शियम की स्तर बढ़ जाता है, जिससे निम्न लक्षण होते हैं सामने, जिसमें क्या है कि आपकी किडनी में फॉर्मेशन हो जाना स्टोन का, भूख व प्यास की अत्यधिक कमी लगना, मांसपेशियाँ कमज़ोर, थकान का अनुभव, कोमल टिश्यूज का कठोर होना। ठीक है, ओके। देन हाइपोपैराथायरॉयडिज्म, जिसमें कि पैराथायरॉयडिज्म के इसमें सीक्रेशन के कारण रक्त में कैल्शियम स्तर का कम होना, जिसमें निम्न लक्षण दिखाई, जिसमें टिटेनिया हो गया है, ठीक है, साइकेट्रिक डिस्टर्बेंस हो गया है, पैरास्थीसिया हो गया है, मिर्गी के दौरे, ठीक है, नेत्र लेंस में मोटाई में वृद्धि, नाखूनों का फटना, ये होते हैं हाइपोपैराथायरॉयडिज्म के लक्षण। ठीक है, अब डिसऑर्डर ऑफ द एड्रिनल ग्लैंड्स, ये हालांकि एग्ज़ाम में आ भी सकते हैं, तो थोड़ा सा ये नज़र डालना बहुत ज़रूरी है, इसलिए पढ़ना भी इनको इम्पोर्टेंट है। ठीक है, हाइपर सेक्शन ऑफ द ग्लूकोकार्टिकॉइड्स, जिसको कुशिंग सिंड्रोम बोलते हैं, और यह निम्न अवस्थाओं में उत्पन्न होता है। एड्रिनल्स ट्यूमर्स द्वारा अत्यधिक कॉर्टिकोन हार्मोन का सीक्रेशन, इंटीरियर पिट्यूटरी द्वारा ACTH का अत्यधिक सीक्रेशन, अत्यधिक समय तक ACTH व ग्लूकोकार्टिकॉइड्स का उपचार में प्रयोग करने वाले निम्न लक्षण दिखाई देते हैं, जैसे कि दर्दपूर्ण वसा का जमाव, चेहरे मून फेस हो जाता है, चेहरे व गर्दन की, और कुछ एब्डोमिनल की लेयर पर पाया जाता है, वॉल पर प्रोटीन की के अपघटन की दर को बढ़ाना, जिसके कारण कि सबक्यूटेनियस टिश्यू व मांसपेशियों का कमज़ोर होना पाया जाता है। प्रोटीन संश्लेषण में कमी, ठीक है, वृद्धि हार्मोन्स में कमी से शारीरिक वृद्धि का रुकना, अस्थियों का टूटना, ठीक है, बोन्स का, ब्लड में ग्लूकोज के स्तर को बढ़ाना, ब्लड प्रेशर का बढ़ना, मासिक चक्र असामान्य होना, ठीक है, और इंटरनल जो अल्सर हो जाते हैं, घाव बढ़ जाते हैं, उनका उत्पन्न होना। देन हाइपर सीक्रेशन ऑफ द मिनरल कॉर्टिकॉइड्स, इसमें कि एल्डोस्टेरोन के अधिक सीक्रेशन से किडनी पर इफेक्ट दिखाई पड़ते हैं। सोडियम क्लोराइड व जो वाटर है उसका पुनः रीअब्जॉर्प्शन जो होता है उसमें वृद्धि हो जाती है, ठीक है, या उसके आयतन में वृद्धि होती है, तथा उच्च रक्तचाप हो जाता है। ठीक है, पोटेशियम आयंस के अत्यधिक सीक्रेशन से हाइपोकैलेमिया, जिससे कि कार्डियक एरिथमिया या एल्कलोसिस व साइनोप्सिस व मांसपेशियाँ कमज़ोर होती हैं। ठीक है, ये कॉर्टिकॉइड्स मिनरल्स हार्मोन्स का है। पूरा ड्रग्स का जितना भी हम लोग दवा लेने जाते हैं, डॉक्टर से दिखाते हैं, मेनली एंडोक्राइन सिस्टम से ही सब चीज़ें आती हैं। किसी को कोई प्रॉब्लम हो रही है, किसी को कोई प्रॉब्लम हो रही है ना। अब बात करते हैं कि हाइपोसिक्रेशन ऑफ मिनरल कॉर्टिकॉइड्स। ठीक है, अब इसमें भी क्या है कि एल्डोस्टेरोन के सीक्रेशन को किडनी द्वारा सोडियम, पोटेशियम व जल के नियमित प्रभावित होता है, जिससे कि बहुत सारे लक्षण दिखाई देते हैं। रक्त में सोडियम की कमी होना, जिसको हाइपोनेट्रीमिया बोलते हैं, पोटेशियम की कमी, अत्यधिक कमियाँ हाइपरकैलेमिया बोलते हैं, और निर्जलीकरण जिसको बोलते हैं रक्त का आयतन व रक्तचाप का घटना, है ना। अब क्रोनिक रिनल कॉर्टिकॉइड्स, ठीक है, इंसफिशियंसी, जिसको एडिसन्स डिजीज बोलते हैं। इस अवस्था में क्या होता है कि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स व मिनरल कॉर्टिकॉइड्स को कम सीक्रेशन से उत्पन्न होती हैं, जिससे मुख्यतः ऑटो एंटीबॉडीज का उत्पादन, ठीक है, कॉर्टिकल सेल्स, ठीक है, मेसेस्टेटिक सेल्स व इन्फेक्शंस द्वारा, जिनके मेन लक्षण होते हैं कि मसल्स वीक हो जाती हैं, ठीक है, और थोड़ा सा साइकेट्रिक कन्फ्यूजन रहती है, ठीक है। हमारे कुछ इंटरनल ऑर्गन्स हैं जिसमें कि कुछ एबनॉर्मलिटीज आ जाती है, कुछ मासिक चक्र में ब्लड के लेवल को भी कम हो जाना, शुगर का लेवल कम हो जाना, निर्जलीकरण और हमारा लक्षणीय असामान्यता। डिसऑर्डर ऑफ द पेनक्रियाटिक आइसोलेट, जिसमें क्या होता है कि डायबिटीज़ मेलाइटिस होता है, शरीर में इंसुलिन हार्मोन्स की कमी या इंसुलिन की क्रिया के प्रति अवरोध के कारण कार्बोहाइड्रेट व फैट को बचे असमान स्थिति का उत्पन्न होना, जिसमें शरीर में रक्त की स्तर बढ़ जाती है, जिससे मधुमेह रोग हो जाता है। जिसमें निम्न प्रकार का होता है। टाइप 1 होती है, जिसमें कि इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटिस होती है, बीटा सेल्स के नष्ट होने के कारण इंसुलिन हार्मोन्स की अनुपस्थिति या कमी के कारण होने वाला रोग। और टाइप 2 होती है जो नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटिस होती है। 90% मेनली पाया जाता है, क्योंकि टाइप 2 मेनली बहुत ज़्यादा पाई जाती है, ठीक है।
और यह रोग एक तरीके से जो सेल्स होती हैं, उनके सेल्स की वॉल होती हैं, ठीक है, उसमें इंसुलिन हार्मोन के प्रति प्रतिरोधक होने के कारण उत्पन्न होता है, ठीक है, जिसके मेन लक्षण होते हैं कि जो ग्लूकोज ब्लड ग्लूकोज है उसका स्तर बढ़ा हुआ मिलता है, ठीक है, यूरिन का अधिक उत्पादन होता है, यूरिन में भी बहुत शुगर की मात्रा होती है, और शरीर का जो पार्ट होता है वो वेट होता है वो घटना और कीटोएसिडोसिस होना शुरू हो जाता है, ठीक है। अब देखिए ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, लास्ट पार्ट इसको देख लेते हैं। ये एक्चुअली क्या है ना, जो हमारा इंटीरियर, अगर पिट्यूटरी ग्लैंड की बात करते हैं तो इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में ग्रोथ हार्मोन्स होते हैं, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स होते हैं, ठीक है, एसीटी एड्रीनो कॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन्स होते हैं, प्रोलैक्टिन हार्मोन होता है, गोनेडोट्रोपिक हार्मोन होता है और मेलेनोसाइट होती हैं। ये हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन हैं। अब पोस्टीरियर पिट्यूटरी में देखते हैं, पोस्टीरियर पिट्यूटरी में ऑक्सीटोसिन हो गया है, एंटी डायरेटिक हार्मोन्स हो गया, एडीएच या वैसोप्रेसिन हार्मोन। अब थायराइड ग्लैंड की बात करते हैं तो थायराइड या अवर ग्लैंड, इसमें होता है T3 T4, ठीक है, और कैल्सिटोनिन हार्मोन। एड्रीनल ग्लैंड में एड्रीनल कॉर्टेक्स और मेडुला दो पार्ट होते थे ना, जिसमें कि एड्रीनल कॉर्टेक्स में ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हार्मोन, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स और गोनेडोकॉर्टिकॉइड्स, और एड्रीनल मेडुला में होते हैं एड्रेनलिन और नॉन एड्रेनलिन हार्मोन्स, ठीक है। अब पैनक्रियाटिक आइसोलेट्स की बात करते हैं तो इसमें भी 3 टाइप की सेल्स होती हैं, अल्फ़ा, बीटा एंड गामा। अल्फ़ा सेल्स ग्लूकागोन हार्मोन सीक्रेट करता है, बीटा सेल्स इंसुलिन का, और गामा सेल्स होती हैं वो सोमैटोस्टेटिन का। पीनियल ग्लैंड की बात करते हैं तो ये मेलेटोनिन हार्मोन सीक्रेट करते हैं, जिससे कि हमारे स्किन का कलर वगैरह सब डिसाइड करते हैं। देन थाइमस ग्लैंड होती है जो कि थाइमोसिन हार्मोन को सीक्रेट करती हैं। देन ओवरी ग्लैंड क्या करती है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन को सीक्रेट करती हैं। टेस्टिस करते हैं, हमारे टेस्टोस्टेरोन लेवल को सीक्रेट करती हैं। लोकल हार्मोन में जिसमें हिस्टामिन, सेरोटोनिन, प्रोस्टाग्लैंडिन और आपका हो गया गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल हार्मोन्स। देन किडनी से होता है एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट टेबल है, इसको याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो हम सबसे लास्ट में पढ़ेंगे कौन कौन सी टर्म्स आती हैं, और ये इंपॉर्टेंट है ये भी, ये चैप्टर क्लियर होने के बाद।